ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, राइट। और चार्जेस के बारे में डिस्कस किए थे कि चार्जेस क्या होते हैं, कितने टाइप के हैं, उनकी प्रॉपर्टीज। तो चार्ज क्या होता है, अपन ने देखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होगी जिसके कारण वो कोई इलेक्ट्रिकल फिनोमिना शो करता है, यानी कि पासिंग ऑफ करंट, है ना। ये सब तरह के क्या हो गए, हमारे इलेक्ट्रिकल फिनोमिना हो गए। दो टाइप के चार्ज थे, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और ये चार्ज आते कहां से हैं, तो हमने पढ़ा है कि एटम न्यूट्रल होता है, जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते थे, बराबर। पर जहां अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो बन जाता था पॉजिटिव आयन, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो बन जाता था नेगेटिव आयन, कैट आयन एंड एन आयन। ठीक है, तो वहीं से हमारे चार्जेस डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। एक एग्जांपल भी हमने देखा था कि रबिंग करके हम चार्जेस क्रिएट करते हैं, है ना। बाय रबिंग वी कैन क्रिएट क्या, चार्जेस। ठीक है, और ये एग्जांपल देखा था हमने कि अगर अपन एक ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क के क्लॉथ में, है ना, तो कुछ चार्ज, क्योंकि रबिंग हो रही है तो चार्ज ट्रांसफर होगा कहां से कहां, द ग्लास रॉड डेवलप्स अ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां जा रहा है, सिल्क क्लॉथ में। तभी तो ग्लास रॉड को पॉजिटिव चार्ज मिला ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या मिलता है, पॉजिटिव चार्ज। तो उतना ही नेगेटिव किसको मिला है, सिल्क क्लॉथ को। एम आई क्लियर। मैंने एक एग्जांपल आपको स्केल का भी दिखाया था कि स्केल को हम जब रब करते हैं बाल में तो वो भी चार्ज हो जाता है ना। बट क्योंकि स्केल प्लास्टिक का है तो वो कंडक्ट नहीं करता कि चार्ज आपके हाथ में आ जाए। आपने स्केल का एक एंड अपने हाथ में पकड़ा है, दूसरा एंड को आपने रब किया, तो जो भी चार्ज डेवलप हुआ है वो कहां हुआ है, यहीं पर टिप में। तो ये चार्ज ट्रैवल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये प्लास्टिक है, बिकॉज ये इंसुलेटर है, तो यहाँ पे चार्ज ट्रैवल नहीं कर सकते, बिकॉज इंसुलेटर इज द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ दी चार्जेस या इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। इसलिए वहां पे आपको करंट फील नहीं होता। आप जब तक इसको टच नहीं करोगे वो चार्ज आपके ऊपर नहीं आएगा। इसी को अपन स्टैटिक चार्ज का नाम दिए थे, जो एक जगह पर स्थिर रहेगा, इसलिए उसको स्टैटिक बोल रहे हैं। स्टैटिक का मतलब ही होता है कांस्टेंट, स्थिर रहेगा। उसका अपोजिट होता है डायनामिक, कि जो मूव हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे अपन ने चार्जेस के बारे में देखा था, प्रॉपर्टीज देखे थे कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन द मल्टीपल ऑफ ई, कि जब भी अपन चार्जेस को कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा किसके मल्टीपल में होंगे, ई के मल्टीपल में। जहां पे ई का मतलब क्या था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। आज तक हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो एटम के अंदर है, बट उसके अंदर चार्ज कितना होता है, ये भी हमने 9th में पढ़ा था। ऐसे अपन -1 बोल देते हैं, प्रोटॉन को +1 बोल देते हैं, बट अगर उनका एक्चुअल चार्ज कैलकुलेट किया जाए ना तो वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और यूनिट क्या पढ़ी थी हमने, कूलम। यूनिट वाज कूलम। ठीक है, वही अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हुआ तो ये क्या हो जाएगा, हमारे प्रोटॉन का चार्ज। ये उनके एग्जैक्ट चार्जेस होते हैं। इनको अपन कहते हैं एब्सोल्यूट चार्ज। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट चार्ज, क्योंकि ये एग्जैक्ट चार्ज है। और ये जो अपन -1 +1 ले लेते थे ना, ये उनके रिलेटिव चार्ज है। एक दूसरे के रिलेशन में वो -1 +1 है। और एग्जैक्ट वैल्यू की बात करेंगे तो वो कितने हो जाएंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि बहुत ही कम है। 10⁻⁻19 मैंने आपको समझाया था कि 10⁻⁻19 एक बहुत ही छोटा नंबर है, क्योंकि आप 10⁻1 लिखते हो तो उसको 0.1 माना जाता है। 10⁻2 लिखते हो तो उसको 0.01 बोलते हैं। तो जस्ट इमेजिन कर लीजिए 10⁻19 कितना छोटा नंबर होगा। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत ही कम होता है। एम आई क्लियर। पर अगर ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनके चार्जेस को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। लाइक अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई। Q इज दी सिंबल यूज फॉर डिनोटिंग चार्ज। Q का मतलब क्या होता है, टोटल चार्ज, जो कि क्या होगा, N इंटू ई। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। मतलब अगर 15 इलेक्ट्रॉन है तो 15 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द टोटल चार्ज। समझ में आ रहा है क्या। तो ऐसे ही हमने निकाला था कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना कूलम होता है। ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाओगे तो ये टोटल चार्ज बढ़ता जाएगा, यस और नो। तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें डालने पड़ेंगे कि ओवरऑल चार्ज एक कूलम का हो जाए। यानी कि क्यू आप चाहते हो 1 कूलम, क्यू आप चाहते हो 1 कूलम,
तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे ताकि चार्ज 1 कूलम हो जाए। तो इसका भी हमने निकाला था, है ना, ऐसे निकाले थे कि टोटल चार्ज अपन को 1 कूलम चाहिए, n इलेक्ट्रॉन्स लेने पर हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना ही होता है। तो n की वैल्यू हमने निकाली थी, वो वैल्यू कुछ ई आ रही थी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स जब मिलेंगे तब जाकर के 1 कूलम चार्ज बनेगा, और ये बहुत बड़ा नंबर है ना। 625 के बाद 16 जीरोस और लगाने हैं, इतने इलेक्ट्रॉन मिल करके 1 कूलम चार्ज बनाएंगे। तो आप सोच लीजिए कि 1 इलेक्ट्रॉन का कितना कम चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज इधर स्केलर क्वांटिटी देख लिया था हमने, कुछ स्मॉलर यूनिट्स आर मिलीकूलम एंड माइक्रोकूलम्स, ये भी देख लिए थे। 4 टाइप के सब्सटेंस देखे थे हमने, डिपेंडिंग अपॉन की वेदर दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। कंडक्ट करेंगे भी तो कितना कंडक्ट कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं तो सेमीकंडक्टर, ज्यादा कर रहे हैं तो कंडक्टर, बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो सुपर कंडक्टर्स, और नहीं कर रहे हैं तो इंसुलेटर्स, है ना। चारों अपन देखे थे, चारों के एग्जांपल। और सब में मेन चीज क्या थी? फ्री चार्ज। जिसके पास फ्री चार्ज है वो कंडक्ट करेगा, जिसके पास कम है वो कम करेगा, जिसके पास बहुत ज्यादा है वो बहुत ज्यादा करेगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं कर पाएगा। तो इंसुलेटर में अपन ने यही देखा था कि देयर आर नो फ्री चार्जेस। तो ये जो डेफिनेशन है सबकी, वो किसके बेसिस में है? ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ फ्री चार्ज, या फ्री चार्ज की जगह फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। तो मेटल्स के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। अगर एक मेटल ब्लॉक में लूं तो उसके मेटल ब्लॉक के अंदर कैटायंस होते हैं, और सब कैटायन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हुए होते हैं। तो एक मेटल के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको बस आपको एक डायरेक्शन देने की जरूरत है, जो कि आप एक बैटरी या सेल से दे सकते हो। मैंने डायग्राम बना करके दिखाया था ना कि रैंडमली मूव करते हैं कॉपर वायर में इलेक्ट्रॉन्स, पर जैसे ही उस कॉपर वायर को आपने एक बैटरी सोर्स या सेल से कनेक्ट कर दिया, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे कि एक सेल है ना, हमारे पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना सेल में, तो जैसे एक सेल है, तो इस सेल में एक तरफ पॉजिटिव है, दूसरी तरफ नेगेटिव है। तो अगर आपने एक वायर लिया, उस वायर का एक एंड आपने पॉजिटिव में लगाया और उस वायर का दूसरा एंड आपने नेगेटिव में लगा दिया, तो ये पाथ कंप्लीट हो गया। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वायर विल स्टार्ट फ्लोइंग, और वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो डेफिनेटली कहां जाएंगे? टुवर्ड्स पॉजिटिवली या पॉजिटिव प्लेट की तरफ। समझ रहे हैं क्या? तो ऐसे अब इलेक्ट्रॉन को एक क्या मिल जाएगी? एक डायरेक्शन मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन को, तो अब वो करंट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। Am I clear? पर यही चीज इंसुलेटर में एब्सेंट होती है। अगर आप एक वुड लो, एक प्लास्टिक लो, एक रबर लो, तो उसके अंदर इस तरीके के इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है ही नहीं। तो सिंस देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इट विल नॉट बी एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर्स। नहीं नहीं, मेटल कंडक्टर, अभी तो बात की कि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मेटल किस में आएगा? आपका कंडक्टर के अंदर। ऑल मेटल्स कम्स अंडर कंडक्टर। ये तो अपन प्रॉपर्टी क्लास 8 से पढ़ रहे हैं ना कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नहीं पढ़ रहे हैं क्या? नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर कंडक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको नोट भी कर लो, इसको नोट करते चलते हैं, क्योंकि पिछला आप लोग लिखे नहीं हो तो फिर क्लास में ही लिखेंगे, क्योंकि आप लोग लिख के नहीं आ रहे हो घर से। पिछला जो आपका ये वाला पार्ट है, इसके लिए 2 पेज छोड़ दीजिए, है ना। इतना पार्ट आप लोग लिख लेना, चार्ज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, ये सब इंपॉर्टेंट है ना। ये वाला पेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको दिख जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है और एक कूलम में ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या होते हैं। ठीक है, और फिर ये चारों मटेरियल को डिफाइन करेंगे। तो 2 पेज छोड़ करके स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लाइन डाल लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अपन चार्ज तो पढ़ लिए कि चार्ज क्या होता है ना, अब इस चार्ज को मूव कराना है। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? देखिए, हमें पता है कि कोई चार्ज अगर स्टैटिक है तो वो करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, हमें उस चार्ज को क्या कराना है? फ्लो करवाना है। एम आई क्लियर? तो उस फ्लो करवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, अभी मत लिखो, है ना। उन चार्जेस को फ्लो कराने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे मैंने आपको भी कहा ना कि कंडक्टर में मैंने क्या लगाया यहां पर?
एक बैटरी सोर्स, एक सेल लगाया मैंने, तभी वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चालू किए, वरना वो चार्जेस क्या थे, उस कंडक्टर के अंदर वो चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन थे वो फिक्स्ड थे, एक जगह पर थे, मूव भी हो रहे थे तो रैंडमली मूव हो रहे थे, एक ऑर्डर में, एक किसी मैनर में मूव नहीं कर रहे थे। पर जैसे ही आपने उनको एक एनर्जी प्रोवाइड करी बाहर से, तो नाउ दे आर एबल टू मूव इन अ ऑर्डर्ड मैनर। क्योंकि हमको पता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव पार्ट है हमारे बैटरी का, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हुए आ रहा है। समझ रहे हैं क्या? तो ये चीज को ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, एक वर्क डन, हमें जो वर्क करना पड़ रहा है एक चार्ज को मूव कराने के लिए, उसे कहते हैं हम पोटेंशियल। इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। समझ रहे हैं क्या? उसके एग्जांपल के लिए यहां पर एक सिचुएशन समझाई गई है। क्या किया हमने, एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज लिया है Q1, बीच में रखा हुआ है एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन से आप एक सर्कल देख पा रहे हो ना, ये उस चार्ज की फील्ड है। फील्ड का मतलब होता है हिंदी में अपन उसको, फील्ड को क्षेत्र बोलते हैं, कि ये उसका क्षेत्र है, ठीक है, कि इतने एरिया में ही उसका इंफ्लुएंस होगा। जैसे बोलते हैं ना ये मेरा एरिया है, इन द सेम वे ये पॉजिटिव चार्ज भी बोल रहा है ये मेरा एरिया है। इस एरिया के अंदर जो भी आएगा पॉजिटिव चार्ज, मैं उसको रिपेल कर दूंगा, और जो भी नेगेटिव चार्ज आएगा उसको मैं अट्रैक्ट करूंगा। पर इस एरिया के बाहर कोई रहेगा तो उसके ऊपर इसका इंफ्लुएंस नहीं है। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है। समझ रहे हैं क्या? इसके बाद वाले चैप्टर में हम मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। तो मैग्नेट के अराउंड क्या होती है उसकी? मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज के अराउंड उसकी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि कोई मैग्नेट होगा, जैसे ये मान लो मैग्नेट है ना, तो अगर इसके आसपास कोई आया तो ही उसको वो अट्रैक्ट कर पाएगा। है इसके अंदर मैग्नेट सही में, देखो ना, अट्रैक्ट किया ना, जादू थोड़ी ना हुआ है ना। ये यहां भी कैसे चिपक जाता है, इसके अंदर मैग्नेट है। समझ रहे हैं क्या? ठीक है। तो पर ये एक पास आने पर ही इसको खींच पाएगा। समझ रहे हैं क्या? यानी ऐसा नहीं कि इस लोहे को या मैंने इस चीज को अगर दूसरे रूम में रख दिया तो ये मैग्नेट उसको ऐसे खींच के ले आएगा। जितनी उसकी फील्ड होगी, अगर उस फील्ड के अंदर ही वो आ रहा है तो ही वो उसको अट्रैक्ट या रिपेल कर पाएगा। समझ गया ना फील्ड का मतलब? तो ये पॉजिटिव चार्ज है हमारा और ये उसकी फील्ड है, ठीक है। जब तक कोई चार्ज उसकी फील्ड के बाहर है वो उसको कुछ नहीं करेगा, ना रिपेल करेगा ना नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो इस एरिया को हम चार्ज के लिए क्या बोलते हैं? इंफिनिटी। मतलब उसकी फील्ड के बाहर के एरिया को क्या बोल रहे हैं चार्ज के लिए? इंफिनिटी। तो अगर किसी चार्ज को इंफिनिटी से उसके फील्ड में लेकर आना है, किसी भी पॉइंट में, लेट से पॉइंट ए या पॉइंट बी पर लेकर आना है, तो हमें एक वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो चार्ज यहीं पर रहे। अब जस्ट इमेजिन करिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज को मैं उठा करके यहां रखूंगा तो क्या ये Q1 इसको यहां रहने देगा? रिपेल करेगा वो तो। बट आप चाहते हो कि वो यहीं रहे, तो यू हैव टू डू सम वर्क। समझ रहे हैं ना? अंदर लाने में भी आप यहां पर लाना चालू किए ना, वो रिपेल करना चालू कर देगा। कौन? Q1। Q1 जो है वो यहां आते साथ उसका रिपल्शन चालू हो जाएगा, पर तब भी आप उसके रिपल्शन को क्रॉस करते करते चार्ज को कहां तक लेकर आओगे? पॉइंट ए तक या पॉइंट बी तक। तो यू हैव टू डू सम वर्क। तो यहां आप काम नहीं करोगे, वही तो हमारा बैटरी सोर्स या सेल है ना, जो ये काम करने वाला है, उसको खींच के लेके आएगा। ठीक है। तो इसी वर्क डन को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। ठीक है। तो लेट अस टेक एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज Q1। दिस पॉजिटिव चार्ज विल हैव इट्स इन्फ्लुएंस अप टू सम पर्टिकुलर एरिया, और उसी एरिया को हमने क्या नाम दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस एरिया इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। इफ अ चार्ज प्लस Q, अगर एक चार्ज प्लस Q, मैंने बताया ना चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? Q से, और उसका यूनिट क्या है? कूलम। उसका यूनिट क्या है? कूलम। ठीक है। तो इफ अ चार्ज प्लस Q इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी को मैंने क्या बोला आपको? कि उसके फील्ड के बाहर का जो एरिया है वो चार्ज के लिए क्या होता है? इंफिनिटी। तो फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट ए, देन सम वर्क हैज टू बी डन। कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा चार्ज को इंफिनिटी से ए तक लाने के लिए। वर्क इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द रिपल्सिव फोर्स। वर्क क्यों लगेगा? क्योंकि Q जो है, Q1 जो है वो उसको रिपेल करेगा, तो उसको रिपल्शन को क्रॉस करने के लिए आपको कुछ अपोजिट वर्क करना पड़ेगा ना। मतलब सोचिए आपको कहीं जाना है, पर सामने से कोई आपको पुश पुश कर रहा है कि नहीं वहां नहीं जाने दूंगा, तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा ना वहां जाने के लिए। तो सेम चीज इस Q के साथ हो रही है।
कौन कर रहा है? Q1। Q1 उसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, पर आप उसको अंदर लेके जा रहे हो। तो कुछ रिपल्सिव फोर्स को अगर आप क्रॉस करना चाह रहे हो तो यू हैव टू डू सम वर्क, तो टू ओवरकम द रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, इसी वर्क डन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पॉइंट ए या पॉइंट बी तक आप उसको लेके जा रहे हो, इज द वर्क डन। क्या होता है ये? वर्क डन। वर्क डन आपने फिजिक्स में पढ़ा है, क्या होता था वर्क डन वहां पर? वर्क डन फिजिक्स में पढ़े हो ना? हाँ, पिछले साल ही। कुछ भी याद नहीं है बिल्कुल भी। वर्क अलग होता है, एनर्जी अलग है। अब वर्क और एनर्जी मतलब इंटरचेंजेबल है, बट वर्क को डिफाइन तो करो पहले। फिजिक्स में हमने वर्क पढ़ा है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हो और अगर उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देन द वर्क डन इज नोन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां पे जो वर्क डन अपन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज, कहां से कहां? इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। उसी पॉइंट पे तो पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। उसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बस उसी जो हमने लिखा है ना, उसी को मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करते हैं वी से। ठीक है, इट इज द वर्क डन ऑन द यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज बोल रहे हैं, इससे डिवाइड कर रहे हैं कि मतलब अगर आपने 5 कूलम चार्ज को मूव करवाया तो पर कूलम चार्ज के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा? वर्क डन अपॉन 5। तब आएगा ना 1 कूलम के लिए कितना वर्क किया आपने। टोटल वर्क आपने W किया, पर वो तो 5 कूलम पे किया। तो किसी ने पूछा कि बताओ 1 कूलम पे कितना वर्क हुआ है, तो आप क्या करोगे? W/5। तो इसलिए वर्क डन अपॉन टोटल चार्ज इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, वर्क डन का यूनिट क्या होता था? जूल। वर्क डन वाज जूल। एंड चार्ज का पढ़ा अपन ने कूलम, तो J c⁻⁻1 इसका यूनिट हो गया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? वोल्ट। आपने वोल्ट तो सुना होगा ना, 5 वोल्ट की बैटरी, 9 वोल्ट की बैटरी, है ना? ये जो सेल है ये 1.1 वोल्ट का सेल है। समझ रहे हैं क्या? सेल और बैटरी में फर्क समझते हैं ना? सिंगल को हम सेल बोल रहे हैं, जैसे ये सेल है ना? पर अगर एक सेल मेरे लिए इनफ नहीं है कि वो उतना पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पा रहा है, उतना वर्क जनरेट नहीं कर पा रहा है कि चार्जेस फ्लो हो सके, तो हमें इसको और बढ़ाना पड़ता है। एक पॉजिटिव नेगेटिव के बाद एक और एक लगाना पड़ता है, एक और एक लगाना पड़ता है, तब जाके शायद काम हो पाए। जैसे हम रिमोट में लगाते हैं, है ना? रिमोट में 2 बैटरी लगती है, घड़ी में एक से काम हो जाता है, एक पेंसिल सेल से काम हो जाता है ना घड़ी में, बट हमें रिमोट में 2 लगाने पड़ते हैं, बिकॉज 1 इज नॉट इनफ। दोनों का मिला करके उतना पोटेंशियल जनरेट होता है कि वो चार्जेस को मूव करा सके। वो डिपेंड कर रहा है उसकी सर्किट के ऊपर, कि सर्किट में कितना करंट की जरूरत पड़ रही है। समझ रहे हो आप लोग क्या बोल रहा हूं मैं? जितना ज्यादा करंट की जरूरत पड़ रही है, आपको ये वाला सेल को बढ़ाना पड़ेगा। और इसी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? बैटरी। ये बैटरी का सिंबल बन गया। सिंगल बनाता तो वो सेल होता, ये क्या बन गया है? बैटरी। ठीक है, तो वोल्ट उसी का यूनिट होता है, तो पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, इसको अपन डिफाइन भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। आप यहां पर 1 जूल डाल दो और नीचे 1 कूलम डाल दो, तो 1/1 क्या होगा? 1 ही होगा। तो 1 वोल्ट का डेफिनेशन यहां से बन गया हमारा। क्या हो गया 1 वोल्ट का डेफिनेशन? इट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ, यहां से देखो चालू हो रहा है, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, कहां से? फ्रॉम फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। समझ रहे हैं? 1 वोल्ट का डेफिनेशन क्या हो गया? 1 जूल अपॉन 1 कूलम में तो आएगा 1 वोल्ट। पोटेंशियल 1 वोल्ट कब आएगा? 1 जूल अपॉन 1 कूलम करेंगे तब आएगा। तो 1 वोल्ट का डेफिनेशन क्या हो गया? इट इज सेड टू बी इफ वर्क डन, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो हम बोलेंगे कि उस पॉइंट पे 1 वोल्ट का या 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, हाँ हाँ दिया रहेगा ना। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसके, आपको दिखा रहा हूं। आपने पूछा है क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसका, जहां पे हमको पोटेंशियल निकालने बोला जाएगा, है ना? आपको वर्क डन भी दिया रहेगा या चार्ज, दोनों भी दिया रहेगा, है ना? ये तो करंट का क्वेश्चन आ गया। देखो ये क्वेश्चन है,
कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट। मतलब पोटेंशियल आपका 5 वोल्ट है और वर्क डन आपको निकालना है, टोटल चार्ज आपको दिया हुआ है। तो फॉर्मूला वही है हमारा, V इज इक्वल्स टू W बाई Q। पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन आपको निकालना है, पोटेंशियल आपको 5 दिया हुआ है और वर्क डन आपको निकालना है, टोटल चार्ज 2 है, तो वर्क कितना आ जाएगा, 10 जूल। सिंपल, ठीक है। ओके, पीछे आते वापस। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। करंट वेक्टर क्वांटिटी, करंट का डायरेक्शन होगा, आप करंट का डायरेक्शन बताओगे कि इट फ्लोस फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस दैट डायरेक्शन, तो वहां पे आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा, तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। बट ये क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका, वोल्ट। और डिफाइन करने के लिए हम वर्क की जगह 1 जूल डालेंगे, क्यू की जगह 1 कूलम डालेंगे, तभी आएगा V इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट, और उसको अपन ने डिफाइन कर दिया। क्लियर है ये, ठीक है। नोट डाउन करो उसको। डायग्राम ही बना लेंगे, बीच में चार्ज Q1 है, 2 पॉइंट मार्क करेंगे, पॉइंट ए पॉइंट बी, और उनके पोटेंशियल्स को मार्क करेंगे VA एंड VB। और उसके फील्ड के बाहर का एरिया को अपन क्या बोल रहे हैं, इन्फिनिटी। वहीं से अपन उसकी फील्ड के अंदर एक चार्ज को लेकर आएंगे, और जिस पॉइंट पे रखने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, हो गया ये वाला पेज। ठीक है, तो इसमें तो अपन समझा रहे हैं कि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है ना। डेफिनेशन हमारी जो है वो अगले पेज में लिखी हुई है, लिखेंगे डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट is the work done in moving a positive unit charge, in moving a positive unit charge, unit मतलब 1 कूलम की बात कर रहे हैं अपन, इससे डिवाइड कर रहे हैं चार्ज को, in moving a positive unit charge, कहां से, from infinity to that point,
वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इसी को फॉर्मूले के टर्म्स में लिख लेंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज, डिनोट करेंगे कैपिटल वी से, वर्क डब्ल्यू हो गया और चार्ज आपका क्यू। एंड वर्ल्ड 1 वोल्ट को डिफाइन कर लेंगे, आता है कई बार डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट है ना, या डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये दोनों यूनिट लिखेंगे है ना, यूनिट एक्चुअली में तो जे जूल्स पर कूलम होती है, और उसी को अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो यूज हम वोल्ट ही करेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। अब 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए, इफ W इज इक्वल्स टू 1 जूल, Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम, देन V इज इक्वल्स टू, देन V इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। उसके बाद डिफाइन कर देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। हो गया। देखो अभी आपने पीछे जो अपन एक न्यूमेरिकल देखे, वहां पे आपने एक वर्ड देखा होगा, वहां पे पोटेंशियल नहीं लिखा था, वहां पे लिखा था पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट। देखा आपने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ पोटेंशियल नहीं लिखा, क्या लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब होता है, अपने पोटेंशियल तो समझ लिया कि एक पॉइंट पे जो कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन उसको पोटेंशियल बोल रहे हैं, कि अगर मैंने इस प्लस क्यू चार्ज को पॉइंट ए पे लेके आया तो उसको अपन पोटेंशियल एट पॉइंट ए बोलेंगे, पर वही अगर मैंने बी पे लेके गया तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी बोलेंगे। पर सोचिए अगर मैं ए से बी में लेके जा रहा हूं, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं। मतलब जो डिफरेंस इन देयर पोटेंशियल वैल्यूज, उसी को क्या बोल रहे हैं अपन, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वी ए माइनस वीबी, वी ए माइनस, नेक्स्ट लाइन डालना पोटेंशियल डिफरेंस, डालिए हेडिंग पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है उसको हम बोल रहे हैं
पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल को तो अपन ने इंफिनिटी टू दैट पॉइंट डिफाइन किया, इंफिनिटी से किसी अंदर वाले पॉइंट में लेके जा रहे हो तो उसको पोटेंशियल बोल रहे हो। बट उस एरिया के अंदर ही अगर दो पॉइंट के बीच में चार्जेस मूव करा रहे हो तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोल रहे हैं अपन? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, potential difference between 2 points is the amount of work done, is the amount of work done, is the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to the other, from one point to the other, from one point to the other। लगभग पोटेंशियल का डेफिनेशन ही है पूरा, बस क्या अंतर है, वहां हम लिखते थे पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पर क्योंकि ये डिफरेंस है तो बिटवीन टू पॉइंट्स कैलकुलेशन हो रहा है। फिर वहां लिखते थे इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, यहां लिख रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। बाकी सारी चीजें डेफिनेशन में सेम है। ठीक है, अब जैसे हम भी जो बैटरी लेते हैं उस बैटरी में दो पॉइंट होते हैं ना, एक पॉजिटिव बोल रहे हैं दूसरा नेगेटिव बोल रहे हैं, यहां ध्यान देंगे, इसको पॉजिटिव बोलते हो यहां नेगेटिव बोलते हो, और वायर इन दोनों के बीच में ऐसे लगता है, समझ रहे हैं क्या? तो इस वाले पॉइंट को, एवरीवन इधर ध्यान देंगे, बैटरी या सेल के इस वाले पॉइंट को अपन हाई पोटेंशियल पॉइंट बोलते हैं और इसको बोलते हैं लो पोटेंशियल। पॉजिटिव इज कंसिडर्ड एज हाई पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज इज कंसिडर्ड एज लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से, ये देखो चार्ज फ्लो हो रहा है ना इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, ये है हमारा पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, और फ्लो कैसे हो रहा है? थ्रू द कंडक्टर। तो इस इन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस का ही तो वो वैल्यू होता है कि 5 वोल्ट की बैटरी। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक मूव कराने के लिए हमें इतना पोटेंशियल लगेगा। ठीक है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल का मतलब समझना, व्हेन चार्जेस एक्यूमुलेट, जैसे देखो यहाँ पे दो पोल्स बनाए हैं जहां पर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है एक तरफ नेगेटिव चार्ज, ये जब तक फ्लो नहीं करेंगे जब तक आप बीच में कोई कंडक्टर नहीं लगाओगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया ना कि पॉइंट चार्ज, ये टिप में चार्जेस हैं बट वो फ्लो नहीं कर पा रहे बिकॉज ये प्लास्टिक है, पर आपको एक अगर कंडक्टर लगा दिया आपने तो वो चार्ज फ्लो करेगा। तो आपकी बॉडी भी कंडक्टर है, आपने जैसे टच किया तो वो चार्ज आपकी बॉडी से फ्लो करके चला गया। इन द सेम वे ये दो पोल्स हैं, ठीक है, जहां पे ये पॉजिटिवली चार्ज पोल है ये नेगेटिवली चार्ज पोल है, जब तक आप बीच में कंडक्टर लगाओगे, हमने क्या लगाया, एक मेटल वायर लगा दिया, लेट्स से कॉपर वायर होगा, ये कॉपर मेटल हो सकता है या मेटल है कॉपर, तो हमने क्या लगा दिया, एक कॉपर वायर लगा दिया। तो यहां से अब जो चार्ज फ्लो होना चालू करेगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्यों नेगेटिव टू पॉजिटिव? क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज तो स्टैटिक होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन मूव करता है कहीं, वो तो न्यूक्लियस के अंदर फिक्स है, तो मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर दिए, समझ रहे हैं क्या? इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होना चालू किया, क्योंकि अपन इसको क्या बोलते हैं, एक हाई पोटेंशियल का पॉइंट, और इसको बोलते हैं एक लो पोटेंशियल का पॉइंट। और कोई भी चीज फ्लो कब करती है, फ्रॉम हाई टू लो, है ना। अगर आप वाटर का फ्लो भी देखोगे तो कैसे होता है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एयर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इन द सेम वे करंट आल्सो फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम लो टू हाई, बिकॉज यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यहां नहीं है, हर कोई अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर में ही जाता है। हमने डिफ्यूजन पढ़ा है, हमने ऑस्मोसिस पढ़ा है, हम हर बार ऐसे ही डिफाइन करते थे ना कि चीजें अपनी हाई पोटेंशियल से या हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रही है। तो नेगेटिव चार्जेस यहां ज्यादा एक्यूमुलेटेड है तो इलेक्ट्रॉन इसलिए यहां से यहां फ्लो कर रहे हैं, पर पोटेंशियल किस पॉइंट का ज्यादा है, यहां का। तो करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उनकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। वो भी इसलिए फ्लो कर रहे हैं क्योंकि हमने बीच में क्या लगा के रखा है, कंडक्टर, एक मेटल वायर। ठीक है, तो व्हेन चार्जेस एक्यूमुलेट ऑन द बॉडी इज सेड टू हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये दोनों के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, क्योंकि देखो ये भी जब आएगा तो कोई पॉजिटिव चार्ज को ये रिपेल कर देगा, कोई नेगेटिव चार्ज इसके पास आया तो ये उसको रिपेल कर देगा, मतलब दोनों के पास पोटेंशियल तो है। ठीक है, बाय कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं जो साइंस में देते हैं जो सबको फॉलो करना है, जैसे हमारे लॉज होते थे ना, न्यूटन्स के लॉ थे, वैसे ही कन्वेंशंस होते हैं।
तो बाय कन्वेंशन हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को हाई पोटेंशियल बोलते हैं एंड नेगेटिवली चार्ज बॉडी को लो पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, इसलिए करंट फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, तो ये डायग्राम से मैं देखो, ये बल्ब का सिंबल होता है ना, बल्ब का सिंबल आपने पढ़ा है ना, और ये आपकी एक सेल लगा हुआ है, तो करंट फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव थ्रू बल्ब, है ना। बल्ब से होते हुए वो वापस कहां आएगा, आपका नेगेटिव टर्मिनल में आएगा। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, और ये हमारे सेल या बैटरी का क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हमेशा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर पूछेंगे तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उल्टा होता है। करंट के डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है, रिवर्स। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, हमारा अगला टॉपिक करंट ही होगा। मतलब अपन देखो सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, पहले अपन समझे चार्ज क्या होता है, फिर चार्ज को मूव कैसे कराएंगे, तो उसके लिए अपन को क्या चाहिए, एक पोटेंशियल सोर्स चाहिए, आइदर अ सेल और अ बैटरी, और बीच में क्या चाहिए, कंडक्टर, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्जेस हैं, मूव कराने के लिए हमने एनर्जी भी दे दी, अब वो मूव कराएगा। अब इसी मूविंग चार्जेस के कारण क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारा थर्ड फिनोमिना क्या है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक करंट। पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज डिनोटेड बाय यूनिट इज कूलम। ठीक है, सेकेंड हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिनोटेड बाय वी, और उसका यूनिट भी वोल्ट ही है, वी। ठीक है, ये दोनों पढ़ने के बाद ही अब हम एलिजिबल हैं करंट पढ़ने के लिए, बिकॉज करंट मूविंग चार्जेस के कारण फ्लो होता है। करंट फ्लो होता है किसके कारण, मूविंग चार्जेस के कारण, राइट। तो चार्जेस पढ़े और उसको मूव कराने के लिए सोर्स भी पढ़ लिए, तो अब अपन करंट समझ सकते हैं कि करंट क्या होता है। तो अगर एक कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, तो कितने स्पीड से फ्लो कर रहे हैं, उसी पे डिपेंड करता है कि कितना करंट प्रोड्यूस होगा। तो करंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर। तो आई से डिनोट करते हैं क्यू बाई टी, क्यू चार्ज हो गया और टी आपका टाइम हो गया। तो रेट का मतलब टाइम तो होता है, आप लोग वेलोसिटी वो पढ़ते थे ना, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो क्या करते थे, वी माइनस यू बाई टी करते थे ना। तो जहां भी ये रेट वर्ड आ गया ना, मतलब डिवाइडेड बाई टी होने वाला है। हम टाइम के रेस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं कि चार्जेस कितना फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फॉर्मूला हो जाएगा इसका आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, और यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकेंड। टाइम है कूलम पर सेकेंड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर डिनोटेड बाय कैपिटल ए। ठीक है, चलो इसके पहले ये लिख लो, फिर अपन पीछे आते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, इस पूरे स्लाइड से अपना एक कंक्लूजन यही निकल रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो करंट फ्लो करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, बिकॉज इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, और करंट फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बस यही इस स्लाइड का समरी है। तो ऑलवेज करंट का डायरेक्शन इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन।
हो गया क्या? ये डायग्राम नहीं बनाया हो क्या? बनाओ ना, यही तो दिख रहा है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन। ये भले छोड़ दो, ये भले मत बनाओ, बट ये तो बनाइए, तब तो दिखेगा कि पॉजिटिव को हम हाई पोटेंशियल बोल रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट को हम लो पोटेंशियल बोल रहे हैं, और वही हम अपने सेल में पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, बनाया डायग्राम? ठीक है, नेक्स्ट लाइन डालेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्लो ऑफ चार्जेस के कारण ही करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेंगे। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन एरिया इज द अमाउंट ऑफ नेट चार्ज, यानी कि वही क्यू, फ्लोइंग थ्रू इट पर सेकेंड। उसी को मैंने एक और डेफिनेशन क्या बोला, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट, डिनोटेड बाय कैपिटल आई। करंट डिनोटेड बाय कैपिटल आई, फॉर्मूला इज Q by T, यूनिट इज कूलम पर सेकेंड, इन शॉर्ट एम्पियर, डिनोटेड बाय कैपिटल ए। ठीक है, लिख लो उसको भी। और जैसे हमने 1 वोल्ट को डिफाइन किया ना, वैसे ही आप 1 एम्पियर को भी डिफाइन कर सकते हो। उसके लिए देखो क्या किया इधर, एक सेकंड यहां देखना क्या किया। उसके लिए देखो, क्यू की जगह 1 कूलम रख दिए और टाइम की जगह 1 सेकेंड। जस्ट लाइक जैसे हमने अभी 1 वोल्ट को डिफाइन किया था, वर्क की जगह 1 जूल रखे थे और चार्ज की जगह 1 कूलम। अरे हाँ ना, V इज इक्वल्स टू W बाय Q था ना, तो हमने वर्क की जगह 1 जूल रख दिया था और कूलम, Q की जगह 1 कूलम। और फिर इसी को अपन ने डिफाइन कर दिया था कि वर्क, ये पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट when work 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from infinity to that point. अब क्या करेंगे, चार्ज की जगह 1 कूलम, टाइम की जगह 1 सेकेंड, तो 1/1 इज 1 एम्पियर। अब इसी को डिफाइन करना है। क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन, जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में ट्रैवल कर रहा है एक एरिया से, तो अपन बोलेंगे कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, उसका डेफिनेशन यहां तक लिख लो, डेफिनेशन नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन एरिया इज द अमाउंट ऑफ नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट पर सेकेंड। ठीक है, एरिया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये फ्लो तो वायर के अंदर हो रहा है ना, तो वायर का एक एरिया होगा। लिख लिए यहां तक, डेफिनेशन लिखते हैं 1 कूलम की, सॉरी 1 एम्पियर की। हाँ, डेफिनेशन लिखिए 1 कूलम की। करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज
said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge flows through the wire in 1 second. तो आप बोलोगे 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है. और ये जो पीछे आपने पोटेंशियल डिफरेंस वाले स्लाइड से लिखा ना, उसी के बारे में ये भी लिखा हुआ है कि बाय कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव एंड टू लो पोटेंशियल नेगेटिव एंड. और ये भी लिखा है कि ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इसको आप लोग नोट करके लिख लेना, डेफिनेशन के बाद एक नोट करके लिखना और ये 3 लाइन लिख लेना. तो वहां क्वेश्चन बना था डिफाइन 1 वोल्ट, यहां क्वेश्चन बन जाएगा डिफाइन 1 एम्पियर. current flowing through a wire is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge flows through the wire in 1 second. तो फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो फॉर्मूला से आप डेफिनेशन बना लोगे. ठीक है. हाँ, कौन सा? ये व्हाइट वाला कि येलो वाला? हाँ, ये व्हाइट वाला यही था जो अपन अभी पीछे पोटेंशियल डिफरेंस में लिखे ना, ये वाला कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को हाई पोटेंशियल बोल रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज बॉडी को लो पोटेंशियल. करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड. एंड करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का जस्ट ऑपोजिट होता है. ठीक है, एक बार और रीड कर लेते हैं उसको. बाय कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव एंड टू द लो पोटेंशियल यानी कि नेगेटिव एंड. और करंट का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के कैसा रहता है? ऑपोजिट. मतलब अगर एक वायर में आपको दिख रहा है कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसा होगा, ऑपोजिट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा सर्किट. क्योंकि देखो अब आपने चार्ज पढ़ लिया, चार्ज को मूव भी करा दिया, करंट भी प्रोड्यूस हो गया, पर करंट को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? एक पाथ. करंट नीड्स अ पाथ टू ट्रैवल, और उसी पाथ को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट. उस सर्किट में करंट फ्लो करेगा. ठीक है, तो उस सर्किट में हमको क्या क्या कंपोनेंट लगाने होते हैं उसका ये भी आप लोग पढ़ते थे क्लास 8 में. सिंबल्स पढ़े ना, ये सेल बैटरी का सिंबल हम क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं. तो ये कंडक्टिंग पाथ होता है थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, है ना. उसी को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है, अब बार बार हम बड़ी बड़ी बैटरी तो ऐसे डायग्राम नहीं बनाएंगे ना, इसलिए सिंबल्स यूज करते हैं. कि इलेक्ट्रिक सेल को अपन ऐसे डिनोट करेंगे, बैटरी के लिए ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी. कनेक्टिंग वायर्स के लिए सिंगल लाइन खींच देंगे तो ये वायर हो जाएगा. ठीक है, कनेक्टिंग वायर्स जॉइंड, मतलब मान लीजिए कि एक वायर और ये दोनों वायर जॉइंड है, तो वो जॉइंट दिखाने के लिए अपन एक डॉट बना देते हैं दोनों के बीच में. पर कई बार ऐसा होता है कि वायर एक दूसरे के ऊपर से गए होंगे, जैसे ये दोनों जा रहे हैं, ऐसे दिख रहा है आपको? ये दोनों वायर जा रहे हैं ना एक दूसरे के ऊपर से, तो ये क्या कनेक्टेड है क्या आपस में? फ्लो ऐसा थोड़ी ना है कि कोई करंट यहां से ऐसा आया और फिर यहां से यहां चला गया, ऐसा तो नहीं हुआ. एम आई क्लियर? तो ये दोनों वायर्स आर नॉट जॉइंड. तो ये एक दूसरे के ऊपर से जंप कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर से, तो उसको जंपिंग दिखाने के लिए देखो ऐसे करते हैं कि आपने एक वायर ऐसा बना दिया और दूसरा वायर उससे कनेक्टेड नहीं है, तो आप क्या करोगे? वहां लाके ऐसे जंप करा दोगे.
तो इसका मतलब ये है कि दोनों कनेक्टेड नहीं है। एम आई क्लियर? ध्यान देना इधर, मतलब ये समझो कि यहाँ फ्लाईओवर है, ये क्या है, ये फ्लाईओवर है, और ये तो दोनों रोड है, मतलब जो लोग यहां से आ रहे हैं उनके पास 3 ऑप्शन है जाने के लिए, इधर, इधर और इधर। और जो लोग इधर से आ रहे हैं उनके पास तो एक ही ऑप्शन है, क्योंकि ये रास्ता तो ऊपर से गया हुआ है। एम आई क्लियर? दिस 2 रोड्स आर नॉट कनेक्टेड, जबकि ये 2 रोड आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड दिखाने के लिए अपन यहां पर एक क्या बना रहे हैं, डॉट, और यहां पे एक जंपर टाइप का सिंबल शो कर रहे हैं कि करंट जो है, अगर यहां जो कोई करंट फ्लो कर रहा होगा तो वो सीधा ही जाएगा, उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। बट यहां जो करंट आ रहा होगा उसके पास ऑप्शन है, वो यहां भी जा सकता है, यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, करंट का फ्लो। समझ रहे हैं क्या? तो ये सारे 5 सिंबल समझ में आ गए? ठीक है, कनेक्टिंग वायर्स, 2 कनेक्टिंग वायर ज्वाइंट, 2 कनेक्टिंग वायर नॉट ज्वाइंट। ठीक है, इसके अलावा एक होता है रजिस्टर, हमारा एक क्वांटिटी अभी बचा हुआ है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? इट इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। अगर एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसको उस वायर, वो वायर उस करंट को क्या कर रहा है, अपोज भी कर रहा है, और उसी ऑपोजिशन को क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस। हर बॉडी का रेजिस्टेंस होता है, मैंने उस दिन लास्ट क्लास में भी आपको कहा था ना, इनर्शिया, इनर्शिया भी एक तरह का रेजिस्टेंस था, बट वो भी हर बॉडी में होता है, पर वो किस चीज के लिए है, रेस्ट और मोशन के लिए, उसके लिए अपन इनर्शिया वर्ड यूज करते हैं। और इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट के लिए अपन क्या वर्ड यूज करते हैं, रेजिस्टेंस। बट अगर आपको याद हो तो आप इनर्शिया को डिफाइन करने के लिए भी रेजिस्टेंस वर्ड यूज करते थे कि इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी, है ना, टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, वो मोशन में नहीं आना चाहती। वो मोशन में आने को क्या कर रही है, रेजिस्ट कर रही है, अपोज कर रही है। समझ रहे हैं क्या? और कोई बॉडी अगर मोशन में, तो वो मोशन में रहना चाहती है, वो रेस्ट में नहीं आना चाहती है, वो रेस्ट में आने को रेजिस्ट कर रही है। और कोई बॉडी अगर एक डायरेक्शन में चल रही है और आपने उसका डायरेक्शन चेंज किया, तो वो नहीं चाहती कि वो डायरेक्शन चेंज करे, तो वो अपोज करेगा। समझ रहे ना? और उसके इफेक्ट्स हमको दिखते हैं। हम जैसे उस समय ऐसे डिफाइन करते थे कि एक चलती हुई बस अचानक से रुक जाए तो हम आगे आते हैं, एक खड़ी हुई बस अचानक से चल जाए तो हम पीछे हो जाते हैं, एक चलती हुई बस अचानक से मुड़ जाए तो हम बाहर की तरफ जाते हैं। तभी तो दरवाजा बंद करते हैं ना कार में, वरना कार के यहाँ 2 दरवाजा देने का क्या मतलब है? जब कार मुड़ेगी तो मान लो कार ऐसे मुड़ी, 2 आदमी इधर गिर गए, दरवाजा नहीं है तो क्यों? क्योंकि वो सीधा जाना चाह रहे हैं, तो वो सीधा जा रहे हैं, कार तो ऐसी हो चुकी है तो इधर गिर गए, लेकिन उनकी अभी बॉडी कहाँ जा रही है, सीधा ही जा रही है। समझ रहे हैं क्या? तो ये सब इनर्शिया का इफेक्ट होता था। तो ये इनर्शिया ही बॉडी में होता है और रेजिस्टेंस भी बॉडी में होता है, पर ये किसके लिए, फ्लो ऑफ करंट के लिए, है ना। इट इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। जो सबसे ज्यादा किस में होगा, मुझे बता पाएंगे कि आप लोग? अपन 4 टाइप के मटेरियल पढ़ लिए ना, कौन कौन से मटेरियल थे, नाम बताओगे? इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर। अब आप लोग अच्छे ध्यान से सोच के बताना कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किस में होगा। एग्जैक्टली इंसुलेटर में। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ये, तभी तो करंट फ्लो नहीं कर पा रहा है। समझ रहे हैं? एम आई क्लियर? ठीक है, जबकि सबसे कम रेजिस्टेंस किस में होगा, सुपर कंडक्टर में, क्योंकि आराम से करंट फ्लो कर पा रहा है। तो अब आपको ये तो समझ आ रहा है कि करंट एंड रेजिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिस वायर के अंदर या जिस मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, करंट वहां पे कम फ्लो होगा, एंड वाइस वर्सा। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वहां पे करंट ज्यादा फ्लो होगा। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और वो हर एक वायर का भी होता है। और अगर वायर का रेजिस्टेंस इनफ नहीं है तो हम मार्केट से रेजिस्टर्स खरीद सकते हैं। आपने कभी देखा रेजिस्टर्स, है ना, ऐसे सेरेमिक के होते हैं, इसमें फोटो नहीं है, सेरेमिक के रेजिस्टर्स होते हैं, है ना। उन रेजिस्टर्स में ऐसे 2 एंड होते हैं वायर्स, और इस टाइप का एक रेजिस्टेंस ऐसा होता है कुछ। ठीक है, तो ये रेजिस्टर कहलाता है, क्या कहलाता है, रेजिस्टर। और इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। मतलब सर्किट में जो कॉपर वायर लगा है उसका रेजिस्टेंस इनफ नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, एक रेजिस्टर बाहर से लगाएंगे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल समझना। मान लो आपको एक एलईडी बल्ब जलाना है। एलईडी, छोटी सी एलईडी देखे आपने कभी? एलईडी बल्ब नहीं बोल रहा हूं जो अपन लगाते हैं वो बल्ब नहीं, एलईडी आती है छोटी सी इस टाइप की,
छोटी सी एलईडी आती है, इलेक्ट्रॉनिक एलईडी। इसको ना, ये अगर आप इसको 3.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दोगे ना, तो भी ये ग्लो करेगा, करंट प्रोड्यूस करके ग्लो हो जाएगा। पर मान लीजिए आपके पास 5 वोल्ट की बैटरी है, फटेगा नहीं एकदम ब्राइट जलेगी, पर हाँ बहुत देर तक जल नहीं पाएगी, क्योंकि आपने उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उसमें करंट दे रहे हो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? उसके ऊपर अगर आप 3.5 वोल्ट की बैटरी या सेल भी लगाते ना, तो एलईडी ग्लो हो जाता। पर आपने क्या कर दिया, 5 वोल्ट की बैटरी लगाई, 5 में ज्यादा ब्राइट हो जाएगी, है ना, और ज्यादा ब्राइट होने के कारण क्या हो जाएगी, खराब भी हो जाएगी। ठीक है, अब समझना एक चीज कि अब आपके पास मान लो यही बैटरी, ये तो अवेलेबल है ही नहीं, और आप चाहते हो कि एलईडी खराब भी ना हो, तो आप क्या करोगे, इसी 5 वोल्ट बैटरी के पास में क्या लगा दोगे, एक रेजिस्टेंस, ताकि ये रेजिस्टेंस इसके जो करंट का जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, उसको क्या कर देगा, थोड़ा कम कर देगा, लिमिट कर देगा। और आप यहां लगा दो आपका एलईडी, यहां पे आपका एलईडी आ जाएगा, तो अब उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वो खराब नहीं होगा उतनी जल्दी जितना कि डायरेक्ट अगर आप 5 वोल्ट देते ना, तो वो खराब हो जाता। तो आपने क्या लगा दिया, बीच में एक रेजिस्टर लगा दिया, इस टाइप का रेजिस्टर आप परचेस करेंगे, लगा देंगे बीच में। तो ये रेजिस्टर क्या करेगा, कॉपर वायर का खुद का रेजिस्टेंस तो है, बट दैट इज नॉट इनफ। कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, तभी तो हम यूज करते हैं घरों में कॉपर वायर, ताकि उसमें करंट अच्छे से फ्लो हो सके। रेजिस्टेंस कम है इसलिए तो कॉपर वायर को यूज कर रहे हैं अपन। उससे भी कम रेजिस्टेंस होता है सिल्वर का। किसका होता है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर क्या होता है, सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, पर हम घरों की वायरिंग सिल्वर से नहीं कर सकते, बहुत महंगा हो गया है ना, 1 लाख रुपए किलो है वो। तो आप घरों में अगर सिल्वर की वायरिंग करोगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, है ना। घर में चोर आएगा चोरी करने तो वायर लेके चले जाएगा घर से, समझ रहे हैं, और कुछ नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है चांदी का वायर लगा हुआ है, बहुत महंगा है। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, बट इकोनॉमिकल नहीं है। तो इसलिए अपन क्या चूज करते हैं, कॉपर। कॉपर इकोनॉमिकल भी है और अच्छा कंडक्टर भी है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है। अब कम होने के कारण तो अपन को बाहर से रेजिस्टेंस लगाने पड़े ना। एम आई क्लियर? मतलब इसका करंट ये वायर भी अपोज करेगा, बट उतना नहीं करेगा, इसलिए अपन एक बाहर से क्या लगाया, एक्सटर्नल रेजिस्टर। तो उस एक्सटर्नल रेजिस्टर को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे जिगजैग लाइन से। जिगजैग लाइन के बाद पता है क्यों, क्योंकि वो क्या दिखा रहा है, एक बैरियर दिखा रहा है। जिगजैग का मतलब क्या है, एक तरह का बैरियर है टू द फ्लो ऑफ करंट। जैसे हमारे रोडों में स्पीड ब्रेकर्स होते हैं ना, देखो वो बहुत सारे लगातार वाले स्पीड ब्रेकर कैसे होते हैं, ऐसे 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 होते हैं। अरे हाँ है ना, तो यहीं से इसका सिंबल आया है, समझ लो कि वो हमारी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। वो हमारी स्पीड को अपोज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप तेजी से आ रहे हो, बीच में स्पीड ब्रेकर दिखा तो आपकी गाड़ी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो दैट स्पीड ब्रेकर हैज गिवन अ रेजिस्टेंस टू योर स्पीड। दिस रेजिस्टर विल ऑफर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। एम आई क्लियर? तो उसको डिनोट कैसे करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, एक और रेजिस्टर आता है मार्केट में, उसको अपन बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टर। मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है कि ये इतना रेजिस्टेंस तो ऑफर करेगा। इसकी एक रेंज होती है। जैसे आप लोग कारों में जो रेडियो चलाते हो, 94.3 एफएम चलता है, फिर उसके नॉब को ऐसे घुमाते हो तो वो 98.3 हो जाता है, 4 हो जाता है, और घुमाते तो वो 101 हो जाता है। उसी के बगल में एक वॉल्यूम का भी बटन है, नॉब है, जिसको घुमा करके वॉल्यूम कम ज्यादा कर रहे हो। वो क्या है, वो सब वेरिएबल रेजिस्टर्स होते हैं, जिसको आप घुमा करके उसके रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करते हो, ताकि वॉल्यूम ज्यादा कम हो सके। समझ रहे हैं क्या? तो ऐसे रेजिस्टर्स जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं इन द रियल टाइम, उसको मूव कर, उसको घुमा करके, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टर्स। तो उसको डिनोट करने के लिए रेजिस्टेंस तो बना दिया हमने, एक एरो बना दिए, वो शो कर रहा है कि वो वेरी कर सकता है। वेरिएबल तो समझते हो ना आप लोग, मैथ्स में पढ़ते हैं ना, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, वो ये है। और वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, वो ये है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो इसको अपन वेरिएबल रजिस्टर बोलते हैं। हाँ हाँ, वो रेगुलेटर भी एक तरह का वेरिएबल रजिस्टर है। हाँ वही, वो भी घुमाते हैं ना अपन नॉब, तो वो भी एक तरह का वेरिएबल रजिस्टर ही है। हाँ कम भी तो होती है, दोनों चीजें होती है ना। मतलब आप
उसको अकॉर्डिंगली, जैसे देखो यहां भी आप अगर रेजिस्टेंस कम रखोगे तो करंट ज्यादा जाएगा, बातें नहीं, रेजिस्टेंस कम रखोगे इसका तो करंट ज्यादा जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो करंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली वहां भी तो ये आप रेगुलेटर को घुमा करके रेजिस्टेंस कम ज्यादा कर रहे हो, जिसके कारण करंट ज्यादा कम हो रहा है। देखो मैंने उल्टा बोला, रेजिस्टेंस कम ज्यादा तो करंट ज्यादा कम, क्योंकि कम रेजिस्टेंस में करंट ज्यादा और ज्यादा रेजिस्टेंस में करंट कम हो जाता है, इसलिए मैंने उल्टा बोला कि आप घुमा करके रेजिस्टेंस कम ज्यादा कर रहे हो, उससे करंट ज्यादा कम हो रहा है, और मोटर में करंट उसके हिसाब से जा रहा है, इसलिए रोटेशन की जो स्पीड है वो चेंज हो रही है। जितना ज्यादा आप करंट दोगे मोटर में उतनी वो स्पीड से घूमेगी मोटर, जितना कम करंट दोगे उतनी लो स्पीड से घूमेगी मोटर, ठीक है। तो ये आपका वेरिएबल रजिस्टर होता है। हाँ वो यही तो है, वो कैपेसिटर होता है जो आप बोल रहे हो ना, जो ऐसा सिलेंड्रिकल शेप का आता है, दैट इज कैपेसिटर, कंडेंसर बोलते हैं उसको, है ना, वो चार्ज स्टोर करने के लिए होता है। ठीक है, आगे बढ़े। इसके अलावा आपके सर्किट का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है स्विच या प्लग। देखिए आपको कोई भी सर्किट को हमेशा के लिए तो चलाना नहीं है, जैसे आज हमने फैन आकर के चालू किया तो वो चालू करने के लिए एक बटन था ना, अगर वो स्विच नहीं होता तो वो सर्किट हमेशा कनेक्टेड होता और फैन हमेशा के लिए ऑन रहता, कभी ऑफ ही नहीं हो पाता। बट ऐसा तो होता नहीं है, जब हमारी जरूरत होती तो हम फैन लाइट ऑन करते हैं, जरूरत पूरी होने पर हम फैन लाइट को बंद कर देते हैं, यानी कि वो सर्किट को क्या करता है, ब्रेक कर देता है। स्विच इज अ काइंड ऑफ सर्किट ब्रेकर, जो सर्किट को ओपन कर देगा एक जगह से ताकि वहां पे करंट फ्लो होना क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो ये स्विच भी अलग अलग टाइप के आते हैं, एक जैसे टैपिंग स्विच होता है, टैपिंग की बोल लो या स्विच बोल लो। आप ये देख लो, ये वायर है, ये भी वायर है, बीच में गैप है, और उस गैप के बीच में ये क्या लगा हुआ है, टैपिंग की। टैपिंग की इसलिए बोल रहे क्योंकि अगर आपने इसको यहां से टैप किया, पुश किया, तो ये नीचे चला जाएगा, और नीचे आके कैसा हो जाएगा, ऐसा। आ रहा समझ में, टैपिंग की ओपन, टैपिंग की क्लोज। क्लोज होने पर अब करंट को पाथ मिल गया है, करंट फ्लो करेगा, यहां पे करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये आपका स्विच ऑफ कंडीशन है और ये स्विच ऑन कंडीशन है। आप समझ रहे हैं क्या। एक और टाइप का जो स्विच बना हुआ है वो है प्लग की। प्लग की ऑन, सॉरी ऑफ, एंड प्लग की ऑन। देखो ओपन का मतलब यहां पे ऑफ होता है, ठीक है, और क्लोज का मतलब यहां पे ऑन होता है। क्लोज का मतलब नहीं सर, क्लोज मतलब तो बंद होता है, तो लाइट बंद कर दी है क्या, नहीं, सर्किट बंद किए हैं, सर्किट क्लोज किए हैं, सर्किट कंप्लीट किए हैं, तो उससे करंट फ्लो करेगा तो लाइट जलेगी। समझ रहे ना, तो ओपन और क्लोज वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना। सर्किट, ये अपन सर्किट के रेस्पेक्ट में लिखे हैं, सुन रहे हो क्या, कि सर्किट एक जगह से ओपन हो गया है, सर्किट क्लोज हो गया है, तो ये सर्किट को ओपन क्लोज करने का काम कौन कर रहा है, स्विच या प्लग की। प्लग की का कैसे सिंबल बना, ध्यान देना, प्लग की कैसे होती है ना, जैसे ये वायर है हमारा, बीच में एक गैप होता है, और प्लग की कैसे आती है, की क्यों नाम दिया, क्योंकि उसका शेप भी ना चाबी जैसा ही होता है। ऊपर एक इंसुलेटर होता है और नीचे एक मेटल का रॉड होता है छोटा सा, है ना, मतलब वो कुछ ऐसा बना रहता है, लाइक दिस। ये मेटल का रॉड है और ये एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है ताकि आप उसको टच कर सको। आप उसको टच करके क्या करते हो पता है, इन दोनों वायर के बीच में इंसर्ट कर देते हो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो वो अब कैसा चला गया, वो ऐसा, तो इसने पाथ तो कंप्लीट कर दिया ना, मतलब बीच में जो गैप था, इस प्लग की ने क्या कर दिया, उस पाथ को, क्योंकि मेटल है, ये मेटल तो कंडक्ट करेगा, तो जो भी करंट आ रहा है अब वो फ्लो हो पाएगा। समझ रहे हैं क्या। तो ये जो बीच में ब्रैकेट करके यहां पे कुछ नहीं बनाना, मतलब प्लग की इंसर्टेड नहीं है, तो ओपन सर्किट। और जैसे ही आपने यहां पर एक डॉट बना दिया, इसका मतलब प्लग की वहां पर आ चुकी है। तो ये दो वायर है, दोनों वायर के बीच में गैप है, अगर आपने उनके गैप के बीच में प्लग की लगा दी तो वो ऐसा डिनोट करेंगे, यानी कि सर्किट कंप्लीट हो गया, क्लोज सर्किट, करंट विल फ्लो, ऑन, और ये क्या हो गया हमारा, ऑफ। तो ये चारों ही हमारे स्विच या प्लग कीज हैं, और ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे किसी भी सर्किट का, अदरवाइज सर्किट हमेशा ऑन या ऑफ ही रह जाएगा। नहीं, वो भी कंडक्टर है ना, तब तो आप उसको वो करोगे ना, जैसे देखो, नहीं नहीं, जैसे ये एक तरह का टैप की हो गया, समझ लो ना, कि आपने उसको बाहर से टैप करके ऑन कर दिया,
फिर बाहर से ही टैप करके उसको बंद कर दिया। ये तो बस सिंबल है, बाकी में ऐसा थोड़ी ना होता है, बाकी में हमारे स्विचेस तो वैसे होते हैं। ठीक है, ये बस सिंबल बना करके दिखा रहा है कि ऊपर करने पर सर्किट ओपन हो रहा है और नीचे करने पर सर्किट क्लोज हो रहा है, बस सिंबॉलिकली दिखा रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, तो यहां ये बचा है अपना ना, यहां तक करके आप नोट करके लेके आना। इलेक्ट्रिक सर्किट का पार्ट बचा है ना बस लिखने का, अरे हाँ है ना, यहां तक का तो हो गया ना पूरा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के ये 2-3 स्लाइड्स लिख कर लेके आना, और पुराना जो 2-3 स्लाइड है चार्ज का उसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।